Welcome learners to Unlocking Wits. We are talking about the reforms made by Napoleon, and in the last episode we discussed about Napoleon Code. Okay, today we will discuss about the other reforms he made for the betterment of France, and these reforms were the messenger of reform not only in France but across the world. सारी दुनिया इससे प्रेरित हुई, भारत ने भी इससे प्रेरणा ली। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें भारत से कभी कंपेयर करें तो अभी इतना समय नहीं होता है ना, इसलिए देखिए। दूसरा उसने जो एक तो सुधार ये हो गया उसका नेपोलियन कोड। दूसरा ये है कि जो फ्रांस में जो प्रशासनिक विभाजन थे, क्योंकि फ्रांस में राजा जो सम्राट था वो सर्वोपरि होता था, उसके अलावा पूरे देश को बांट देता था वो। तो वो जो बंटवारा था वो ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, वो कोई वैज्ञानिक बंटवारा नहीं था, तो और वो आसान भी नहीं था। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बंटवारा, बड़ा जटिल और बड़ा अवैज्ञानिक टाइप का वो बंटवारा था। तो नेपोलियन ने क्या किया, पूरे फ्रांस को एक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण आधार पर पूरे विभाजित किया, और उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, लॉजिकल बनाया और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया। ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार उसने किया। तीसरा क्या किया उसने ही एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम फ्रॉम फ्रांस। भारत में भी जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने यही काम किया, सबसे पहले जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया, और बाद में तो नेहरू जी ने प्रीवी पर्स भी ख़त्म कर दिया। हम इसका जो प्रेरणा है यहाँ से देख सकते हैं। उसने नेपोलियन ने सामंतवादी व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, किसानों को बड़ी इससे राहत की सांस मिली, क्योंकि सामंत जो थे वो किसानों का बहुत दमन करते थे। न सिर्फ किसानों का, कारीगरों का, और गांव में रहने वाले जो तमाम प्रकार के लोग थे, श्रमिक थे, उन सब का बहुत शोषण होता था सामंती व्यवस्था में। और नेपोलियन ये जानता था कि हम उत्पादन को बहुत आगे नहीं ले जा सकते अगर हमें इसको बने रहने देंगे, तो उसने सामंती व्यवस्था का समाप्त तक खात्मा किया। एंड नॉट ओनली दिस, ही एबॉलिश्ड ऑल काइंड ऑफ ड्यूज लेविड बाय द फ्यूडल्स। जो जागीरदारी, तमाम प्रकार के जागीरदारी शुल्क होते थे जो गांव की जनता पर लगते थे, वो उसने सारे ख़त्म कर दिए। इसके अलावा जो गांव के किसान थे, जो गांव में मजदूरी करने वाले लोग थे, जो गांव में कारीगर थे, जो गांव में मिस्त्री थे और विभिन्न प्रकार के श्रम से संबंधित या तकनीकी काम करते थे, उन सब को इन सामंतों, इन जागीरदारों के घरों में, इनके कार्यस्थलों में मुफ्त में काम करना पड़ता था, और इसको बोलते थे सर्फडम या भूदासत्व। तो ये भूदासत्व भी ख़त्म किया उसने। सर्फडम इसके लिए शब्द आता है, ये स्लेवरी टाइप का तो नहीं था लेकिन अब आप फ्री में किसी से काम कराओ, उससे पैसे न दो, जितना चाहो उतना काम कराओ, तो ये एक प्रकार का की गुलामी थी। तो सर्फडम इसको कहा गया। तो वो सर्फडम उसने बिल्कुल समाप्त कर दिया, और जो भी ड्यूज थे, जो भी मैनुअल ड्यूज थे, जागीरदारी शुल्क थे, उससे भी किसानों को उसने मुक्ति दिला दी। और गांव में तो ये स्थिति थी। शहरों में स्थिति ये थी कि ज़्यादातर जो बाज़ार की आवश्यकताओं के लिए जो निर्माण होता था, उत्पादन होता था, वो शहरों में होता था, और उनकी बिक्री भी शहरों में होती थी। तो इवन गांव में भी जो सामान बिकता था वो शहरों से ही आता था। ठीक है, और शहरों के अंदर उत्पादन से संबंधित, वितरण से संबंधित गतिविधियां सब शहरों में होती थी। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि जिन लोगों ने जिस चीज़ का उत्पादन शुरू कर दिया था, उन लोगों ने क्या किया था, अपने एक क्लब बना लिए थे, है ना। जैसे कि लोहे का बिज़नेस करने वालों, लोहे का उत्पादन करने वालों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, या जैसे जो कपड़े बनाने वाले लोग थे उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, या जैसे जो बर्तन बनाने वाले थे उन्होंने अपना बना लिया था। तो हर प्रकार के जो बिज़नेस थे, हर प्रकार के जो काम थे, उनको करने वालों ने वो बना लिया था, अपना एक क्लब बना लिया था। इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी, और इंग्लिश में कहते हैं गिल्ड। ये गिल्ड क्या करते थे, किसी नए आदमी को उस बिज़नेस में आने नहीं देते थे। ये बात उन्होंने राजाओं पर दबाव डालकर इसका कानून बना रखा था कि कोई भी नया आदमी किसी भी बिजनेस में आ ही नहीं सकता था। वो तब आ सकता था जब वो गिल्ड की परमिशन होती थी, और गिल्ड नॉर्मली किसी भी नए आदमी को बिजनेस में आने ही नहीं देते थे। तो इससे क्या था कि बिजनेस में भी एक प्रकार का राजतंत्र था, वो एक प्रकार का वंशानुगत चलता रहता था वो, और कई प्रकार के प्रतिभाशाली उत्पादक, प्रतिभाशाली बिजनेसमैन इससे वंचित हो जाते थे। और बहुत सारे, जब मध्यम वर्ग का अदा हुआ तो लोगों के पास पैसा भी आ गया, है ना। यहाँ तक कि बहुत सारे जो ज़मींदार थे या बहुत सारे भूस्वामी थे, वो खेती बाड़ी बेच करके बिज़नेस करना चाहते थे। उनके पास था उस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप थी उनके दिमाग में, लेकिन वो भी बेचारे बिज़नेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो गिल्ड जो थे वो शहरों में आने नहीं देते थे किसी को। तो इसने क्या किया, नेपोलियन ने, ही डीकंट्रोल्ड देम, ही एबॉलिश्ड द कंट्रोल ऑफ गिल्ड्स इन बिजनेस, इन वर्क।
इन इंडस्ट्री, हर जगह बाज़ार से पूरा उसने श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। देखिए बिज़नेस के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया ये सब काम किया। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने जो देखिए आप पढ़ेंगे, एक लेसन आएगा ज्योग्राफी में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, कि जो यातायात और संचार के साधन होते हैं वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, है ना। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो नेपोलियन इस बात को समझता था, उसने पूरे देश में यातायात और संचार के साधनों का विकास किया और बहुत सारा उसने राजकोष से पैसा उसमें लगाया, ये उसने एक सुधार किया। इसके अलावा देखिए किसी भी देश में जो बिज़नेस है, किसी भी देश में उत्पादक गतिविधियां हैं, उसके सफल संचालन के लिए उस देश की मौद्रिक व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आजकल पूरे दुनिया में हर देश में एक होता है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। भारत के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में स्थापित हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए वो व्यक्ति कितना सोच वाला व्यक्ति था। उसने पहले ही राजा बनने के बाद ही बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो कि पूरे देश की मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता था, पूरे देश की मौद्रिक व्यवस्था का संचालन करता था। ठीक है, तो ये उसने एक बहुत बड़ा सुधार किया। उससे ये भी हुआ कि जो करेंसी का फ्लो है, जो करेंसी का एक्सपेंशन है, वो जो करेंसी का जो मुद्रा का बहाव है, जो मुद्रा का प्रसार है, वो बड़ा आसान हो गया। क्योंकि ये भी एक उसके सुधार माना जाएगा कि उसने पूरे देश में कंट्री वाइड कॉमन फ्रेंच करेंसी इंट्रोड्यूस की। उसने एक समान मुद्रा पूरे देश में लागू की, ये भी उसका सुधार है। अच्छा, उसमें एक ये भी है कि देखिए किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का कि जो प्रतिष्ठा होती है, आपने सुना होगा एक वर्ड साख, हम कहते हैं यार उसकी बहुत साख है, या इस देश की बहुत साख है। इस साख एक्चुअली होता क्या है? साख का मतलब यह है कि आपके पास कर्ज लेने की कितनी क्षमता है। किसी व्यक्ति की साख का मतलब है उस व्यक्ति की कर्ज लेने की क्षमता, और कर्ज लेने की क्षमता किसी व्यक्ति की तभी होती है जब उसके अंदर कर्ज चुकाने की क्षमता होती है। तो कर्ज अगर कोई नहीं चुकाता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो देश हो, तो उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती है और वो बर्बाद हो जाता है। ये बात नेपोलियन समझता था कि फ्रांस की सरकार ने जो कर्जे लिए हैं, देश की जनता से जो लिए हैं या बाहर वालों से लिए हैं, अगर वो नहीं चुकाए गए तो फ्रांस राष्ट्र की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और फ्रांस राष्ट्र के लोगों का विश्वास, उनकी निष्ठा फ्रांस राष्ट्र के प्रति कम हो जाएगी या ख़त्म भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, और वो इस बात के लिए बड़ा प्रतिबद्ध था। हालांकि वो चाहता तो सारे यूरोप पर उसका राज्य था, वो चाहता तो वो कर्ज देने से मना कर देता, देश के नागरिकों के से भी जो कर्ज उसने लिए थे वो भी वो मना कर देता, लेकिन नहीं, वो ये जानता था कि देश की प्रतिष्ठा, देश की इज्जत, व्यापार, वाणिज्य, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश ने जो कर्जा लिया है वो चुकाया जाए। और उसके लिए उसने क्या किया, ही क्रिएटेड अ सेपरेट फंड फॉर द पे ऑफ नेशनल डेट। तो ये उसने किया, ये काम किया। इसके अलावा देखिए उसने एजुकेशन को भी बहुत एक्सपेंड किया, उसने यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसके अलावा क्या था कि जो मध्यकाल का यूरोप है, और ख़ास तौर से हम देखते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोप 300 सालों में रहा, उसमें चर्च का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा राजाओं के कामकाज में। यहाँ तक कि राजाओं के नहीं, राजाओं से नीचे जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप चर्च का रहता था। चर्च यानी कि लोगों को चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था, लोगों को चर्च की ज़मीन पर भी खेती करनी पड़ती थी, और राजा कुछ नहीं कर सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता था। कई बार जो चर्च होते थे वो अपने डिसीजन भेज देते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास राजाओं के बाद कि ये हमारा निर्णय है, ये करना है, और उनको करना पड़ता था। तो ये एक प्रकार का हस्तक्षेप था, और इससे जो शासन का फ्लो है, जो शासन का बहाव है, उसमें बड़ी अवरोध आता था और राजा की पहुंच कम होती चली जाती थी जनता तक। राजा क्योंकि स्वेच्छाचारी थे, निरंकुश थे, विलासी थे, उनको इस बात से मतलब ही नहीं था कि वो जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी अपने आप को महसूस करते नहीं थे, तो वो चलता रहा। लेकिन नेपोलियन, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये मेरा विश्वास है और ये बात सच है कि नेपोलियन ने एकदम शीर्ष स्तर पर लोकतंत्र को तहस नहस किया। ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एट द वेरी टॉप लेवल एंड ही एबॉलिश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम फ्रांस एंड इस्टेब्लिश्ड मोनार्की। उसने मोनार्की को इस्टेब्लिश किया, ये बात सही है, लेकिन नीचे के स्तर पर उसने
जो लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रवेश कराया, जो उसने क्रांतिकारी मूल्यों का प्रवेश कराया, वो अद्वितीय है और निरपवाद है वो। इसके अलावा देखिए, उसने वो ये जानता था कि ये इनको दूर रखना पड़ेगा, इन पादरियों को दूर रखना पड़ेगा शासन से, तो ये इन सब को दूर रखने के लिए उसने पोप से कॉम्प्रोमाइज़ किया सीधे, और पोप से समझौता हो गया उसका, और पोप इस बात पे सहमत हो गया, ठीक है चर्च जो है वो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के डे टू डे वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। और इस प्रकार से उसने बहुत बड़ी मुक्ति पाई धर्म के हस्तक्षेप से, किसमें, शासन तंत्र में, और इससे शासन बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से उसने ये जो किया काम, उससे जो लोग थे, कौन से लोग, जो कारीगर थे, जो किसान थे, जो नए व्यापारी थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, वो भले ही लोकतंत्र नहीं था, वो राजा था, लेकिन उन्होंने इस नव स्वतंत्रता का बहुत आनंद लिया, बहुत लुत्फ़ उठाया, और फ्रांस एक बहुत समृद्ध राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। धन्यवाद।